दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप पर मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची सूरज निकलते ही बैटलशिप के कैप्टन को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पर लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 को उसे एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो कोई भी सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान कभी नहीं सुनना चाहता। वो फ़ौरन बाहर निकलता है और देखकर शॉक हो जाता है कि पूरा आसमान जैपनीज़ बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा पड़ा था। पलक झपकते ही पूरी नेवी बेस पर गोलों की बारिश होने लगी और जैपनीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर नेवी बेसिस को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे इतने बड़े देश पर हमला करने की कोशिश क्यों की। डोरिस नाम बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया। हमारी इस कहानी की शुरुआत 1941 से होती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे। इसमें एक साइड में जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी साइड में ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई हिस्सा नहीं था। अमेरिका पूरी तरह स्वतंत्र था क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुई तबाही और आर्थिक हानि के कारण अमेरिका खुद को अलग रखना चाहता था। पर एक देश था जो अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए बार बार हमला कर रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के कारण वह अपने आसपास के देशों पर जल्द जल्द कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। फिलीपींस, इंडोनेशिया और कई पश्चिम देशों पर इसकी नज़र थी। परंतु परेशानी ये थी कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड कॉलोनी थी और फिलीपींस स्वतंत्र रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ का दूसरे देशों पर कब्जा करना जापान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जापान के पीछे असल में हाथ था हिटलर का और हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जो ऑयल अमेरिका से जापान में जाता था उस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था बल्कि उसकी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी कि पहले चाइना से उसे अपना कब्ज़ा छोड़ना पड़ेगा, फिर उसे ऑयल इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। एक तरफ अगर जापान चाइना पर कब्ज़ा छोड़ देता तो पूरी दुनिया सोचती कि हिटलर की सपोर्ट के बावजूद जापान ने पूरी दुनिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके कारण जापान वैसे ही कमज़ोर पड़ जाता, लेकिन जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फ़ौजी वापस नहीं बुलाएगा। लेकिन इसी के साथ उसने एक प्लान भी बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, इंडोनेशिया उस समय नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहाँ तक पहुँचने से पहले ज़रूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्ज़ा किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी।
जापान को अच्छी तरह से मालूम था कि अगर वह ऐसा करेगा तो अमेरिका द्वारा जवाबी कार्यवाही में उसी ओशियन में मौजूद पर्ल हार्बर द्वारा की जाएगी। लेकिन जापान के पास अब ऑयल रिजर्व तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए जापान के कैप्टन ने प्लान बनाया कि वह अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सरप्राइज़ अटैक करके उसे पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। इसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर लेगा। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप, 3 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयर क्राफ्टर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकी फ़ोर्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम करने के लिए काफ़ी फ़ौज मौजूद थी, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी था कि इनको पहले से इस हमले की जानकारी मिल जाए। लेकिन जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखकर करना चाहता था। इसी कारण जापानीज़ कमांडर ने फैसला किया कि वो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस का उपयोग नहीं करेंगे। जापान से निकली सेना 8,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके पर्ल हार्बर से मात्र 370 किलोमीटर दूर थी और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ कराया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:57 पर 350 जापानीज़ एयरक्राफ्ट ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में हमला कर दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल बेखबर थे, उन पर तो जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। जापानीज़ एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। कुछ मिनटों तक लगा कि ये हमला समाप्त हो गया, लेकिन केवल कुछ मिनटों तक ही। 10 मिनट बाद वापस जापानीज़ एयरक्राफ्ट ग्रुप 2 ने बचे खुचे शिप्स पर हमला कर दिया और उनको भी तबाह कर दिया। ये पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक यह हमला जारी रहा, जिसमें जापान का हमला हर तरफ से सफल रहा। अमेरिका की 20 वेसेल्स, 8 बैटलशिप, 300 प्लेन को खड़े खड़े तबाह कर दिया था। ज़मीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा लिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक शिप में डोरिस मिलर नाम का अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची भी मौजूद था, जो लॉन्ड्री कनेक्शन के दौरान मिलर को एक सायरन सुनाई दिया। शायद सुनकर जब तक वो बाहर आया, एक जापानीज़ जहाज़ का मिसाइल उनकी शिप पर आ लगा और शिप समेत कैप्टन और कई लोग घायल हो गए। मिलर ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन पर जाकर जापानीज़ एयरक्राफ्ट पर हमला कर दिया। उसने बिना ट्रेनिंग के ही 6 जापानीज़ जहाज़ मार गिराए। ये मिलर पहला अमेरिकन था जिसे नेवी क्रॉस अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट तक हमला करने के बाद जापानीज़ जहाज़ तो वापस चले गए, लेकिन अब वे अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। इसी कारण अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का निर्णय लिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लग चुका था। लगभग 4 महीनों बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे कि जापान ने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में जापान के टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी।
ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका नहीं रुका। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान की लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो अब किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिकन्स के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। अगली साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 में सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर पर बोइंग B-29 सुपरफॉरेस्ट एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज़ ने 4000 किलो वजनी लिटिल बॉय नामक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा डाला। मात्र 43 सेकंड के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वहाँ सब कुछ वाइट हो गया। बाद में एक फायरबॉल ज़मीन से आसमान की तरफ गया, जिसने ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। ये हिस्ट्री का सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी भर में ही पूरी हिरोशिमा के 80% से ज़्यादा बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया था। जापानीज़ मिलिट्री लीडर के जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया था। इसका कोड नेम फेट मैन रखा गया। 4670 केजी वजनी इसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। इसके दोनों शहरों के करीब 2,60,000 लोग मारे गए थे। ये 2 पहले और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट थे जो इंसानों पर इस्तेमाल किए गए थे। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी समाप्त हो गया।